जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है ना, उसका डे 50 जो कि 16 अप्रैल को सर के द्वारा कवर करवाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग सारे टेस्ट को कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके जितने भी PDF है ना, आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप लोग जाके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब और किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वैसे इसमें लोन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे लोन आपको 10 लाख से लेके 20 लाख तक के लोन यहाँ पे दिए जाते हैं और यहाँ पे 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला तो यहाँ पे दिया जाता है आपको शिशु प्रकार का लोन, जिसमें आपको 50,000 तक के लोन दिए जाते हैं। दूसरा ध्यान रखिएगा किशोर प्रकार का लोन दिया जाता है और इसमें आपको यहाँ पे 5 लाख तक के लोन सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तीसरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तरुण लोन दिया जाता था। पहले यहाँ पे 10 लाख था, लेकिन अभी हाल ही में इसको 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है और क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग योजना की करते हैं तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कब शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा 2025 में शुरू किया गया है, जिसमें 1.7 करोड़ किसानों को यहाँ पे लाभ पहुंचाया जाएगा। ये स्टार्टिंग में 100 जिले को यहाँ पे कवर अप करेगा। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2015 में शुरू किया गया है और खेतों में पानी की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है। वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 2023 के बजट में इसे लागू करने की बात किया गया था, जहाँ पे 17 सितंबर को इसे लागू किया गया है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 18 उद्योगों को यहाँ पे ये कवर करेगी और इसको लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे सुभद्रा योजना पूछा जाएगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे 2024 में उड़ीसा से इसे शुरू किया गया है और ये महिलाओं की सबसे बड़ी योजना। इसमें क्या होगा कि 50,000 रुपये महिलाओं को यहाँ पे 5 साल के लिए प्रोवाइड किया जाएगा एज ए आर्थिक सहायता। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट योजना है जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामर्थ्य योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये जो सामर्थ्य योजना है ना, इसे शुरू किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा और वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा अन्नपूर्णा देवी हो जाएंगी और इसे शुरू किया गया था 2016-17 के बजट के दौरान। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि PM दीवानी योजना कब शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 2025 में इसे शुरू किया गया। इस योजना के तहत पूर्वोत्तर में विकास किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टैंड अप इंडिया कब और किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और इसका विस्तार कब से कब तक किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि स्टैंड अप जो इंडिया है ना, इसे 5 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा और जब इसे शुरू किया गया था तो यहाँ पे 2016 से लेके 21 तक का समय काल था, जिसको बढ़ा के 2025 कर दिया गया। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वैसे इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो महिला होते हैं, जो SC ST के जो समुदाय है ना, इसके बीच में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया था। इसे ध्यान रखिएगा कि स्टार्टअप इंडिया जो प्रोग्राम है ना, इसी के तहत इसे शुरू किया गया था। बात अगर हम लोग स्टार्टअप इंडिया की करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि 16 जनवरी 2016 को इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य रखा गया था कि देश में जो नवाचार है, जो हमारे देश में जो स्टार्टअप है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए मजबूत पारिस्थितिकी का यहाँ पे हम लोग निर्माण करेंगे, जो आर्थिक और विकास को तो गति देगा ही देगा, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को भी पैदा करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में बदलने के लिए कब तक का यहाँ पे रखा गया है और यह किस आयोग की पहल है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत का जो विकसित राष्ट्र का जो लक्ष्य है ना, वो 2047 तक नीति आयोग के द्वारा रखा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत ने 2070 तक बोले कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे और ये COP26 में यहाँ पे डिसाइड किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और यहीं पे पंचामृत सिद्धांत भी दिया गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे ध्यान रखिएगा कि बिहार का 2040 तक का लक्ष्य है और आपका रेलवे का आपका 2030 तक का लक्ष्य है कार्बन न्यूट्रल करने का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 2024 का जो बजट था ना, उसमें प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियान योजना शुरू किया गया है और ये जनजातीय मामले के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य रखा गया है कि जनजातीय बहुल गाँव है या फिर जो आकांक्षी जिला है ना, यहाँ पे जनजातीय समुदाय को सामाजिक आर्थिक जो राजनीतिक स्थिति है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सुधार किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पे 5 करोड़ से अधिक जनजातीय परिवारों को यहाँ पे लाभ पहुँचाया जाएगा और इसके तहत यहाँ पे 63,000 गाँव को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि अगर जनजातीय विश्वविद्यालय पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा झारखंड में इसकी भी हाल ही में स्थापना किया गया है। वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनजातीय क्लस्टर कहाँ पे खोला गया, तो ये भी झारखंड हो जाएगा। और जनजातीय पार्क की स्थापना कहाँ पे किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये भी आपका झारखंड में ही किया गया है। वहीं पे अगर आपसे भारत की सबसे खूंखार जनजाति पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका सैंडलिश जनजाति हो जाएगा। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे भील जनजाति हो जाएगा, उसके बाद आपका गोंड हो जाएगा और तीसरे स्थान पे आपका संथाल हो जाएगा। यहाँ से आप लोग 3 आर्टिकल ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला आर्टिकल तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 342। आर्टिकल 342 के तहत क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र को जनजातीय समुदाय के क्षेत्र के रूप में घोषित करने का जो अधिकार होता है ना, वो राष्ट्रपति के पास होता है। तो आर्टिकल 342 में इसका वर्णन किया गया है। वहीं पे ध्यान रखिएगा कि एससी आयोग का वर्णन किया गया है आर्टिकल 338 में और एसटी आयोग का वर्णन किया गया है आर्टिकल 338 के 1 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था जनजातीय से, जो कि आपको ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। देखिए यहाँ पे कौन सी ऐसी योजना है जिसका संबंध परिवार कल्याण मंत्रालय से है। तो पहला तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि योजना, देखिए इसे शुरू किया गया था 2021 में और ये परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ही आता है क्योंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित है। दूसरा आपका आयुष्मान भारत योजना हो जाएगा, जिसे शुरू किया गया था 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से इसे शुरू किया गया था। इसमें 5 लाख रुपए दिया जाता है प्रति परिवार को और इसके लिए एक मंत्रालय बनाया गया था आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के तहत ये कार्य करता है, तो ये भी आपका परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आ जाएगा। लेकिन जनधन योजना जो है ना, ये आपका वित्त मंत्रालय के तहत आ जाएगा और इसे शुरू किया गया था आपका 2014 में। और विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन वाली कोई योजना है ना, तो ये आपका जनधन योजना हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। देखिए यहाँ पे कौन सी ऐसी योजना जिसका संबंध शिक्षा मंत्रालय से हो जाएगा, तो ये आपका स्टार्स योजना हो जाएगा। देखिए स्टार्स योजना स्टार्टिंग किया गया था 2021 में। इसका उद्देश्य था कि जो स्कूल में जो छात्र होते हैं ना, उनके परिणाम अच्छे आए और स्कूल की जो शिक्षा है उनके प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने के लिए 2021 में शुरू किया गया था स्टार्स योजना। दूसरा आपका स्वच्छ विद्यालय अभियान हो जाएगा, जिसे शुरू किया गया था 2014 में और इसका उद्देश्य रखा गया था कि स्कूल में स्वच्छता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और स्वस्थ वातावरण को वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। तो इसे भी शुरू किया गया था 2014 में और ये दोनों के दोनों आपका शिक्षा मंत्रालय के तहत आता है। लेकिन वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी हो जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम स्वनिधि योजना की राशि को बढ़ा के कितना किया गया और इसका संबंध किस मंत्रालय से है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पीएम स्वनिधि योजना को शुरू किया गया था आपका 1 जून 2020 को और ये आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के तहत आता है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ना, जो रोड के पास रेरा वगैरह लगा के जो भी सामान बेचते हैं ना, तो उनको यहाँ पे कुछ सहायता दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। यहाँ पे 30,000 तक का लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है सरकार के द्वारा 3 मंथ के लिए, वो भी ब्याज फ्री। पहले यहाँ पे 10,000 हुआ करता था, लेकिन अभी हाल ही में 10,000 से बढ़ा के यहाँ पे 30,000 कर दिया है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री सोलर घर योजना कब शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 2024 के बजट में शुरू किया गया था। इसमें 40% सब्सिडी जो है ना, वो गवर्नमेंट देगी। वहीं पे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त योजना कब शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 2024 में शुरू किया गया और यहाँ पे 300 यूनिट सरकार के द्वारा दिए जाने की बातें यहाँ पे भी की गई है। तो आप लोग इसे भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये, जो कि 2024 में आया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामर्थ्य योजना का शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 2017 में इसे शुरू किया गया है वस्त्र मंत्रालय के द्वारा और वर्तमान में वस्त्र मंत्री कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके गिरिराज सिंह हो जाएंगे और ये आपका बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है और यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सागरमाला परियोजना शुरू किया गया था आपका 31 जुलाई 2015 को। इसका संबंध आपका हो जाएगा बंदरगाहों के विकास से। ये कौन से मंत्रालय के तहत आता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय के तहत आता है, जो कि वर्तमान में इसके मंत्री हो जाएंगे सर्वदानंद सोनेवाला। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। और वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि भारतमाला परियोजना का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं ना, नेशनल जो हाईवे होते हैं, इसके निर्माण से संबंधित है, जिसे शुरू किया गया था 2015 में। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग साथ ही साथ इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजन 2035 पहल किस आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसे शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। बात अगर हम लोग नीति आयोग की करते हैं तो इसकी स्थापना किया गया था 1 जुलाई 2015 को। वैसे नीति आयोग को ही पहले हम लोग योजना आयोग के नाम से जानते थे, जिसे शुरू किया गया था 1950 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष ध्यान रखिएगा सुमन बेरी हो जाएंगे, और इसके वर्तमान में सीईओ ध्यान रखिएगा ये आपके सुब्रमण्यम जी हो जाएंगे। तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। वैसे दोस्तों कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इससे कमेंट में बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना कब शुरू की गई और इसमें लाभार्थियों की संख्या और इसमें लाभार्थियों की आयु सीमा क्या रखी गई। ध्यान रखिएगा 2025 के बजट में इसे शुरू किया गया था, जहां पे 18 से लेकर 40 साल तक का यहां पे इनका उम्र रखा गया है। यहां पे ध्यान रखिएगा कि 18 साल जैसे ही किसी भी व्यक्ति का पूरा हो जाएगा तो वो या तो 55 रुपये या फिर अधिकतम जो है वो 200 रुपये हर ये पैसा जमा कर सकता है प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना के तहत। और जैसे ही आपका उम्र 60 साल होगा तो 60 साल के बाद सरकार क्या करेगी, यहाँ पे आपका 3000 रुपये प्रोवाइड करेंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, तो आप लोग इस योजना को भी ध्यान रखिएगा। ये 2025 में आया है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्माण पोर्टल का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा इसका संबंध आपका कोयला मंत्रालय से है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना को नोडल एजेंसी किस मंत्रालय को माना गया है, तो ध्यान रखिएगा कि इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय को इसका नोडल एजेंसी माना गया है। वैसे इस योजना को शुरू किया गया था आपका 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया जिले से इसे शुरू किया गया था, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 3 जून 2020 को शुरू किया गया था। इसके तहत 5 केजी राशन दिया जाता है और यह खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत आता है, जो कि वर्तमान में ये कौन हो जाएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा 2016 में शुरू किया गया था। ये नई दिल्ली से इसकी घोषणा किया गया था और इसमें 3 प्रकार के बीमा दिया जाता है। पहला तो रबी फसल के लिए 1.5%, खरीफ के लिए आपका दिया जाता है 2% और बागवानी के लिए आपका 5% तक का यहाँ पे बीमा कवरेज किया जाता है। वहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 2015 के सूरतगढ़ से शुरू किया गया था। वहीं पर प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसे भी शुरू किया गया था 24 फरवरी 2019 से। ये आपका लघु और जो सीमांत किसान होते हैं ना, उनके लिए इसे शुरू किया गया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका रिवीजन सीरीज का है, जो कि आपका पिछला जो टेस्ट हुआ था उसी का ये रिवीजन है। यहाँ पे सारे आपका एक्सरसाइज दिया गया है, जो कि सर ने बकायदा एक टॉपिक कवर करवाया था। तो अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप लोग पिछला टेस्ट भी जरूर कवर कीजिएगा। इसका पहला क्वेश्चन है कि एक्वेरियन अभ्यास का कौन सा संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्वेरियन अभ्यास है ना, वो भारत और मालदीव के बीच में किया जाता है और ये अभी हाल ही में इसका 18वां संस्करण का आयोजन भी किया गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि खंजर 12 अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है, तो खंजर 12 जो है ना वो आपका भारत और किर्गिस्तान। नेक्स्ट है कि सी ड्रैगन अभ्यास में कौन सा देश यहाँ पे शामिल हुआ है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे टोटल तो वैसे 5 देश हैं और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्वाड का मेंबर हो जाएंगे और एक आपका हो जाएगा दक्षिणी कोरिया हो जाएगा। वैसे क्वाड में आपके 4 मेंबर होते हैं, ध्यान रखिएगा यूएसए होता है, इंडिया होता है, चीन होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है। ये क्वाड के जितने मेंबर हैं ना, ये सारे मिलकर एक अभ्यास करते हैं, जिसे हम लोग मालाबार अभ्यास के रूप में जानते हैं हिंद महासागर में, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइक्लोन 2025 का संबंध किस देशों से है, तो ध्यान रखिएगा ये जो साइक्लोन 2025 एक्सरसाइज होता है ना, वो आपका भारत और मिस्र के बीच में किया जाता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है कि धर्म संरक्षक अभ्यास कौन भाग लेता है। तो इसमें भारत जापान के द्वारा ही ये धर्म संरक्षक अभ्यास किया जाता है। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाएगा सूर्य किरण, तो ध्यान रखिएगा भारत और नेपाल के बीच में किया जाता है। वहीं पे वज्र प्रहार किसके बीच में किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका भारत और अमेरिका हो जाएगा। जिम्बैक्स आपका भारत और जापान हो जाएगा। सिम्बैक्स आपका भारत और सिंगापुर हो जाएगा। साथ ही आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाथों में हाथ अभ्यास किसके बीच में आयोजित किया जाता है। तो ये अभ्यास आपका होता है भारत और चीन के बीच में। वहीं पे क्वाड देश के द्वारा कौन सा अभ्यास किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये जो क्वाड मेंबर है ना, इनके द्वारा मालाबार अभ्यास किया जाता है हिंद महासागर में, ठीक है। और क्वाड में आपको 4 मेंबर देखने को मिलेगा। पहला तो यूएसए हो जाएगा, दूसरा इंडिया, तीसरा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और चौथा ध्यान रखिएगा जापान हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास होता है रिम्पैक अभ्यास। ये हम लोग रिम ऑफ पैसिफिक के नाम से भी जानते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास है। वैसे इसका आयोजन यूएसए में किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जैन का विख्यात जो महाकालेश्वर मंदिर है ये कहाँ पे अवस्थित है। तो देखिए महाकालेश्वर मंदिर तो आपका उज्जैन में है, लेकिन उज्जैन किस नदी के पास अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका क्षिप्रा नदी हो जाएगा। और ये आपका रेलवे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। वहीं पे सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो साथ में आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। वैसे दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि गोवा जो है ना वो कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, वो भी आपका रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नदी जोड़ों परियोजनाओं से संबंधित क्रांति कौन सी है। देखिए ये जो क्रांति है ना, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर नदी जोड़ों परियोजना पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा इससे आपका अमृत क्रांति संबंधित है। वहीं पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा इसका संबंध जो है ना वो खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। वहीं पे श्वेत क्रांति पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा दूध उत्पादन हो जाएगा। नीली क्रांति पूछा जाएगा तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा मत्स्य उत्पादन हो जाएगा। वहीं पे भूरी क्रांति अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे उर्वरक उत्पादन से इसका संबंध हो जाएगा। वहीं पे लाल क्रांति अगर पूछा जाएगा तो टमाटर और जो मांस का उत्पादन होता है ना उससे लाल क्रांति संबंधित था। वहीं पे गुलाबी क्रांति जो था वो झींगा मछली के जो उत्पादन था उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पे गुलाबी क्रांति को लाया गया था। वहीं पे अगर स्वर्ण क्रांति पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा बागवानी से, और काली क्रांति आपका हो जाएगा कच्चा तेल के उत्पादन से, और सुनहरी क्रांति ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये आपका फल के उत्पादन से हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रांति था कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सारे क्रांति भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रोग है जो जल जनित है, मतलब ये ऐसा कौन सा रोग है जो जल के द्वारा फैलता है। तो टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, ये दोनों जल से फैलता है। वहीं पे निमोनिया की बात करते हैं तो ये आपका जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। काली खांसी भी जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। वहीं पे पोलियो की बात करते हैं तो ये आपका वायरस जनित रोग हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा टाइफाइड और पीलिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका संबंध यहाँ पे बैडमिंटन से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका संबंध यहाँ पे बैडमिंटन से है जो पूछा गया है। तो मनु भाकर का तो आपको पता होगा कि इनका संबंध शूटिंग से है। अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुआ था ना इसमें इन्होंने सबसे पहला कांस्य पदक लाया था, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। वैसे ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये भारत की पहली महिला भी बन चुकी है। तो आप लोग मनु भाकर का नाम ध्यान रखिएगा। वहीं पे पीवी सिंधु का ध्यान रखिएगा, इनका संबंध आपका बैडमिंटन से हो जाएगा। साइना नेहवाल का भी संबंध बैडमिंटन से हो जाएगा। अवनी लेखरा से ध्यान रखिएगा, इनका संबंध आपका हो जाएगा शूटिंग से, ठीक है। वहीं पे बजरंग पुनिया का संबंध आपका हो जाएगा कुश्ती से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु और साइना नेहवाल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सुमेलित करने का दिया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे नाटो है। नाटो की स्थापना कब होती है, तो 1949 में होता है। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसका हेडक्वार्टर आपका बेल्जियम का ब्रुसेल्स हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे सार्क की स्थापना की बात करते हैं तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वैसे इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा काठमांडू हो जाएगा और इसमें टोटल 8 मेंबर है। पहले तो यहाँ पे भारत हो जाएगा, उसके बाद आपका पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर नेपाल, भूटान, उसके बाद आपका बांग्लादेश हो जाएगा, श्रीलंका और फिर मालदीव। तो ये 8 का 8 मेंबर जो है ना वो आपको याद रखना है, क्योंकि बिहार दरोगा में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं सार्क से। तो आप लोग
लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे WTO की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होता है 1995 में। इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा जिनेवा हो जाएगा। वहीं पे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय आपका जिनेवा ही हो जाएगा। वहीं पे ADB की बात करते हैं तो इसकी स्थापना आपका 1967 में होता है और इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय आपका मनीला हो जाएगा फिलीपींस में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति के आधार पे भारत का मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है। देखिए आवृत्ति के आधार पे भारत में भूकंप संभावित क्षेत्र पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा एक तो आपका हिमालय का क्षेत्र हो जाएगा और दूसरा आपका गुजरात का क्षेत्र हो जाएगा। वैसे गुजरात के भुज नामक जगह पे एक विनाशकारी भूकंप आया था, जो कि आपका बिहार दरोगा या फिर बिहार PCS में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये भूकंप कब आया था यहाँ पे, ठीक है। बात अगर हम लोग भूकंप की करते हैं तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती है ना, तो ये भूकंप संबंधी परिस्थितियाँ हमें देखने को मिलती है। भूकंप से ध्यान रखिएगा कि भूकंप का जहाँ पे उद्गम होता है ना, इस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं, और जब ये जैसे ही सतह पे पहुँचती है तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग EP सेंटर या फिर इसी को हम लोग अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमें 3 प्रकार के तरंगे देखने को मिलती है, एक तो आपका P हो जाएगा, एक S हो जाएगा और तीसरा आपका L हो जाएगा। P तरंगे जो होती है इसे हम लोग प्राथमिक तरंग के रूप में जानते हैं, और सबसे पहले जो उद्गम तरंग होता है ना वो आपका P तरंग ही होता है। P तरंग आपका क्या होता है, जो पृथ्वी का जो कोर भाग होता है ना, यहाँ से ये गुजरता है, क्योंकि ये ठोस द्रव गैस तीनों में ये गमन कर सकता है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वहीं पे इस तरंगे जो है इसे हम लोग सेकेंडरी तरंग के रूप में जानते हैं। P के जस्ट बाद ही ये उत्पन्न होता है और यह केवल ठोस में ही गमन करता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। और तीसरा आपका L तरंगे होती हैं, जो कि आपका पृथ्वी के सतह पे पाई जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी होती है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। भूकंप को मापा किससे जाता है, तो ध्यान रखिएगा सिस्मोग्राफ से इसे मापा जाता है, जहाँ पे रिएक्टर स्केल का यूज किया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक भूकंप पृथ्वी पे कहाँ पे आता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका शांत महासागर में आता है, तो साथ ही साथ आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भूकंपीय तरंगे ठोस माध्यम में तो चलती हैं तथा तरल माध्यम में विलुप्त हो जाती हैं। देखिए ठोस माध्यम में चलने वाली भूकंपीय तरंगे आपका S तरंगे हो जाएगी। वहीं पे P तरंगे ध्यान रखिएगा, ये ठोस द्रव गैस मतलब तीनों में ये गमन करती है। वहीं पे अगर L तरंग की बात करते हैं तो ये आपकी पृथ्वी की सतह पे चलती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी होती है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को चुनती है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 93 के तहत ही लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। वैसे लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि धन विधेयक जो होता है ना, वो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको डिसाइड कौन करता है, तो वो लोकसभा करता है। और धन विधेयक पेश कहाँ पे किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये राष्ट्रपति की अनुशंसा की अनुमति के बाद ये सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, वहाँ पे लोकसभा में पेश किया जाता है। उसके बाद ये फिर राज्यसभा में जाता है, जहाँ पे राज्यसभा को बस 14 दिन का ही मोहलत दिया जाता है इसे हाँ या ना को एक्सेप्ट करने का। अगर किसी ना भी पसंद होना फिर भी 14 दिन के बाद धन विधेयक यहाँ पे पारित हो जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग लोकसभा की करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसका वर्णन आपका आर्टिकल 81 में हो जाएगा, आर्टिकल 80 में आपका राज्यसभा और आर्टिकल 79 में आपका यहाँ पे संसद का वर्णन हो जाएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। देखिए आर्टिकल 53 के तहत बताया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी ना, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। वहीं पे संघ की अगर वास्तविक शक्ति पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका प्रधानमंत्री में निहित होता है, और ये जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है ना, तो इसका प्रयोग या तो राष्ट्रपति करेंगे या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। वहीं पर अगर राज्य की कार्यपालिका शक्ति पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा इसका जो वर्णन है ना, ये यहाँ पे आर्टिकल 154 में है, जहाँ पे बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति है ना, ये निहित होती है राज्यपाल में, और इसका प्रयोग ये राज्यपाल या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। वहीं पे वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा CM के पास होती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया था, तो ध्यान रखिएगा ये आपका 6 अगस्त 2021 को रखा गया था। यहीं पे राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। वहीं पे अगर मेजर ध्यानचंद की बात करते हैं तो इनका संबंध आपका हॉकी से हो जाएगा, जिनको भारत में हॉकी के जादूगर के रूप में जानते हैं, और इन्हीं की जयंती पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 29 अगस्त को भारत में आपका प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कास्ट प्रदेश मतलब चूना पत्थर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका स्लोवेनिया का क्षेत्र हो जाएगा। स्लोवेनिया के क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में यहाँ पे चूना पत्थर देखने को मिलता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम को अच्छी तरीके से चलाया जाए इसलिए अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया था जून 1972 में। इसे ध्यान रखिएगा और इसी के तहत इसरो काम करता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा बेंगलुरु में। और इसका वर्तमान में चेयरमैन कौन से हैं और इनकी स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैंने काफ़ी बार इसे कवर करवाया है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। देखिए यहाँ पे कृष्णा की सहायक नदी पूछा गया है, तो इंद्रावती तो आपका कृष्णा का नहीं है बल्कि ये आपका गोदावरी का सहायक नदी हो जाएगा। वहीं पे पंचगंगा तो है, भीमा हो जाएगा, कोयना भी कृष्णा का ही है, दूधगंगा, मालप्रभा और घाटप्रभा, तो ये सभी के सभी आपका कृष्णा की सहायक नदी है, बल्कि इंद्रावती जो है ना ये आपका हो जाएगा गोदावरी की सहायक नदी, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम यहाँ पे पायरोडॉक्सिन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये आपका विटामिन B6 हो जाएगा जिसे हम लोग पायरोडॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस विटामिन को हम लोग हार्मोन वाला विटामिन कहते हैं और किस विटामिन की कमी से ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो नहीं होता है, और किस विटामिन की कमी के कारण हमें रतौंधी नामक जो डिजीज है ना वो हमें देखने को मिलता है, और किस विटामिन के कारण बेरी वाला रोग होता है। तो ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिससे कि विटामिन का टॉपिक से आपका रिवीजन भी हो, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो ध्यान रखिएगा फीफा की जो स्थापना है ना 1904 में किया गया था, जिसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हो जाएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वैसे लास्टली फीफा आयोजित किया गया था 2022 में और इसका आयोजन किया गया था आपका दोहा कतर में। वहीं पर अगर आपका पूछा जाएगा कि 2026 में फीफा का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपका कनाडा, मैक्सिको और यहाँ पे USA में किया जाएगा, और ये सेम क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय दूर हत्याओं और आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। तो इन्होंने भारत के विभाजन के समय जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हत्या हुआ था, लूट हुआ था, उनको उन्होंने जनसंहार के नाम से इन्होंने डिनोट किया था, तो आप लोग ये वर्ड भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में कहाँ पे आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हमारा प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। वैसे प्रस्तावना जो है ना वो पूरे संविधान का एक सार है, ठीक है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि प्रस्तावना भारत में लाया गया किस देश से प्रेरित हो गया और इसकी भाषा जो है ना वो किस देश से प्रेरित होके आया है, तो आप लोग कमेंट में इसे जरूर बताइएगा। प्रस्तावना में एक संविधान संशोधन भी किया गया था, इसके तहत आपका समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। और प्रस्तावना से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तावना को पेश किया गया था, जिसको एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को, तो आप लोग इसे भी साथ ही साथ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सी है। तो देखिए भारत का पहला विमान वाहक आपका पोत हो जाएगा INS विक्रांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब हुई और किसके द्वारा किया गया था। देखिए सांप्रदायिक पंचाट जो है ना इसकी घोषणा किया गया था 16 अगस्त 1932 को, और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे जे मैकडोनाल्ड, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में हमें धर्म यात्राओं तथा बोध गया के बारे में उनका भ्रमण के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अशोक के जितने भी शिलालेख थे ना यहाँ पे 4 लैंग्वेज में लिखे गए थे। पहला तो ब्राह्मणी हो जाएगा, दूसरा खरोष्टी ध्यान रखिएगा, तीसरा यहाँ पे अरमाइक और चौथा ध्यान रखिएगा ग्रीक। यहाँ पे अरमाइक और जो ग्रीक है ना ये हमें देखने को मिलता है अफगानिस्तान में, वहीं पे खरोष्टी हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान वाला एरिया में, खास करके हमें शहबाजगढ़ी और जो मानसेहरा वाला जो अभी
भी लेख है ना, ये हमें खास करके खरोष्टी वाले लैंग्वेज में ही देखने को मिलता है, और बाकी जो शेष भारत है ना, वहाँ पे हमें ब्राह्मणी लिपि देखने को मिलता है। वैसे अशोक के शिलालेख को सबसे पहली बार किसने पढ़ा था, तो ध्यान रखिएगा ये 1837 में पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसप्रे के द्वारा। उन्होंने ब्राह्मणी लिपि में पढ़ा था, ठीक है, इसलिए इनको भारत में ब्राह्मणी लिपि के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं के शिलालेख में बोध गया की यात्राओं का वर्णन किया गया है 8वें शिलालेख में। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवघर का दशावतार मंदिर कहाँ पे अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये हमें झांसी में देखने को मिलता है और ये गुप्ता के शासनकाल में बनाया गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा का वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये दुष्यंत और जो शकुंतला है ना, इनका वर्णन किया गया है अभिज्ञान शकुंतलम, और इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये कालिदास हो जाएंगे, तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि रामगुप्त और जो उर्व देवी का जो वर्णन है, जो कि अपनी पत्नी को शको को देना चाहते थे, इसका वर्णन सबसे पहले कहाँ पे किया गया, तो ध्यान रखिएगा देवी चंद्रगुप्तम में किया गया था, और इसको लिखा किसने था, तो ध्यान रखिएगा विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया था। वैसे मुद्रा राक्षस भी विशाखा दत्त के द्वारा ही लिखा गया है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच कौन सा पास है। देखिए दक्षिणी अंडमान और जो आपका छोटा अंडमान है ना, इसके बीच में कौन सा पास हो जाएगा, तो ये आपका दक्कन पास हो जाएगा। वहीं पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग कौन सा डिग्री चैनल करता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 10 डिग्री चैनल करती है। वहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे हम लोग बैरन ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं, तो ये अंडमान के किस भाग में है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका मध्य अंडमान में हो जाएगा। वहीं पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी आपका पोर्ट ब्लेयर है ना, ये आपका दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण चीन सागर और अंडमान को कौन सी जल संधि अलग करती हैं, मतलब यहाँ पे जोड़ती हैं, तो दक्षिण चीन सागर और जो अंडमान है ना, इसको मलक्का जल संधि अलग भी करती हैं और इसको जोड़ती भी हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योकोसुका की जलधारा का संबंध किस महासागर से है तथा इसकी प्रवृत्ति कैसी है। ये देखिए ये जो योकोसुका है ना, इसकी प्रवृत्ति आपकी ठंडी हो जाएगी और ये प्रशांत महासागर में जापान के पास हमें देखने को मिलता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे गल्फ स्ट्रीम पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा उत्तरी अटलांटिक में यह एक प्रकार की गर्म जलधारा है, ठीक है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व से संबंधित है। देखिए लोकसभा में 2 सदस्यों को यहाँ पे आंग्ल समुदाय के रूप में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 331 के द्वारा। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से विधानसभा में भी राज्यपाल के द्वारा 1 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, लेकिन ये कौन से आर्टिकल के द्वारा किया जाता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। वहीं पे अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में यहाँ पे 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ये 4 क्षेत्रों में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और वही तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे लोकसभा का वर्णन आपका आर्टिकल 81 हो जाएगा, राज्यसभा का आर्टिकल 80 हो जाएगा और संसद का वर्णन आपका 79 हो जाएगा। तो साथ ही साथ आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को कब तक बढ़ाया गया। देखिए 104वां संविधान संशोधन 2019 होता है जिसमें 2 प्रावधान किए जाते हैं। पहला तो 2 आंग्ल समुदाय जो कि आपका लोकसभा में और विधानसभा में जो 1 आंग्ल समुदाय नियुक्त होता था ना, उसकी जो प्रावधान था ना, उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। दूसरा यहाँ पे बताया गया जो भी SC है और जो भी ST है, या तो लोकसभा में हो या फिर विधानसभा में, उनको यहाँ पे आरक्षण दिया गया था 2020 तक का। तो इसको 2020 से बढ़ा के इसको 2030 कर दिया गया। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस भाग में वर्णित है तथा इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो कुछ वर्गों के बारे में बताया गया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। भाग 16 में आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 के ए तक में यहाँ पे कुछ वर्गों को विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सुमेलित करने का दिया गया है कि आर्टिकल 338 का संबंध क्या है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से इनका संबंध हो जाएगा। वहीं पे आर्टिकल 338 का संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से हो जाएगा। आर्टिकल 340 का पिछड़ा वर्ग आयोग से हो जाएगा। वहीं पे आर्टिकल 336 का वर्णन जो है ना, ये आपका एंग्लो इंडियन के विशेष प्रावधान से हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा।
और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के कवियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। देखिए यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। पहला है कि बाणभट्ट का संबंध हर्षवर्धन से था, ये तो बिल्कुल सही है और इन्हीं के द्वारा हर्षचरित की रचना की गई थी, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। दूसरा, हरिसेन नरसिंह वर्मन से संबंधित, देखिए ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, रवि कृति का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हरिसेन जो था ना, इनका संबंध आपका समुद्रगुप्त से हो जाएगा और इन्हीं के द्वारा एक अभिलेख लिखा गया था इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त का विजय के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वहीं पर रवि कृति से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इनके द्वारा एक अभिलेख लिखा गया था, एहोल अभिलेख। ठीक है, तो एहोल अभिलेख का संबंध किससे हो जाएगा, रवि कृति से हो जाएगा। इसी में वर्णन आपका है पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में जो लड़ाई हुआ था ना नर्मदा नदी के पास, उसका वर्णन यहीं पे एहोल अभिलेख में ही है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सही पूछा गया है, तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे पहला कथन है कि यह संस्कृत भाषा का अब्राह्मणी लिपि में हरिसेन, यहाँ पे हरिसेन हो जाएंगे, हरिसेन द्वारा लिखा गया था, ये तो बिल्कुल सही है। इसकी जो भाषा थी ना, यहाँ पे संस्कृत थी और लिपि इसकी ब्राह्मणी थी और हरिसेन के द्वारा ही इसको लिखा गया था। दूसरा है कि इसमें समुद्रगुप्त के विजय और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का उल्लेख है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे दोनों हो जाएगा, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पे अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे, तो ध्यान रखिएगा ये गुप्ता काल के दौरान जो है ना वो सुश्रुत जाने जाते थे चिकित्सा के लिए। वैसे इन्हीं के द्वारा एक सुश्रुत संहिता लिखा गया था, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आपसे चरक संहिता पूछा जाएगा, जो कि चरक के द्वारा लिखा गया था, ये कनिष्क के राज दरबार के ये वैध हुआ करते थे। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाधिराजा की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये आपके चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। वैसे चंद्रगुप्त प्रथम से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। इसके बाद इन्होंने एक सिक्के चलाए थे सोने के, जिसको हम लोग विवाह वाला सिक्का या फिर लिच्छवी वाला सिक्का के नाम से जानते हैं, और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले गुप्ता काल में चांदी के सिक्के भी चलाए गए थे, तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा। और इन्हीं का उत्तराधिकारी या फिर इन्हीं का पुत्र हुआ करता था समुद्रगुप्त। ठीक है, तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था, तो गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को हम लोग दिनार के नाम से जानते थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सूची 1 को 2 से मिलान करने का है, संबंधित यहाँ पे लेखक है, इनसे संबंधित ये विषय है। तो विशाखा दत्त का संबंध यहाँ पे हो जाएगा नाटक से, इन्हीं के द्वारा आपका लिखा गया था मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। दूसरा वारामिहिर हो जाएंगे, वारामिहिर का जो संबंध है ना ये आपका ज्योतिषी से हो जाएगा। चरक का संबंध आपका चिकित्सा से हो जाएगा और चरक संहिता इन्हीं के द्वारा लिखा गया था और कनिष्क के ये दरबार में रहा करते थे। वहीं पे भास्कराचार्य से ध्यान रखिएगा, इनका संबंध आपका गणित से हो जाएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त का जो कौहम अभिलेख है उसके अनुसार मद्र ने किस धर्म की मूर्तियां स्थापित करवाई थी, तो ये जो कौहम अभिलेख है ना इसमें वर्णन किया गया है जैन धर्म की मूर्ति स्थापना का, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या थी, इसकी भाषा तो संस्कृत था लेकिन इसका लिपि ध्यान रखिएगा ब्राह्मणी हो जाएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44 श्लोकों में रचित मंदसौर प्रशस्ति का रचनाकार और कुमारगुप्त प्रथम का दरबार कवि कौन था, तो ध्यान रखिएगा मंदसौर जो प्रशस्ति है ना इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था, तो ये वीरसेन के द्वारा किया गया था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन के द्वारा कौन से लैंग्वेज में किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये संस्कृत लैंग्वेज था, और यहाँ पे भाषा कौन सा, और ये यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज हो जाएगा और लिपि ब्राह्मणी हो जाएगा, और इसमें सबसे पहला उल्लेख किया गया था अशोक का, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भानुगुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख है जहाँ से सर्वप्रथम सती प्रथा का हमें लिखित साक्ष्य देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका एरन अभिलेख हो जाएगा, और एरन अभिलेख में ही सबसे पहले समुद्रगुप्त की पत्नी और पुत्र और पौत्रों की जानकारी भी मिलती है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाहियान एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो किस शासक के दरबार में भारत आया था। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, और ये 399 ईसा पूर्व में भारत आता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रसिद्ध बंदरगाह जहां से गुप्त युग में जहाज दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों में रवाना हुआ करती थी। तो ध्यान रखिएगा ये आपका ताम्रलिप्ति बंदरगाह हो जाएगा, और ये आपका यूपीएससी में भी पूछा हुआ है दोस्तों, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रम क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित कीजिए। देखिए सबसे पहले गुप्ता वंश के बारे में पूछा जाएगा, तो इसकी स्थापना किया गया था श्रीगुप्त के द्वारा। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी घटोत्कच आते हैं, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, इसके बाद आपका यहाँ पे समुद्रगुप्त हो जाएगा, फिर समुद्रगुप्त के बाद यहाँ पे आपका फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के रूप में जानते हैं। वैसे यहाँ पे रामगुप्त भी होते हैं, लेकिन ये छोटे टाइम पीरियड के लिए होते हैं। इसके बाद आपका कुमारगुप्त हो जाएगा, कुमारगुप्त के बाद ध्यान रखिएगा स्कंदगुप्त हो जाएगा। हुर्नों के आक्रमण जो है ना वो आपका स्कंदगुप्त के टाइम में ही सबसे पहले देखने को मिलता है, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। उसके बाद यहाँ पे आपका भानुगुप्त हो जाएगा, और अंतिम आपका गुप्त शासक हो जाएंगे विष्णुगुप्त। तो यहाँ पे क्रम बोला गया, तो यहाँ पे श्रीगुप्त हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे समुद्रगुप्त, वहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, फिर स्कंदगुप्त हो जाएगा। तो 1 4 2 3 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 1 4 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस भारतीय शासक के दरबार में रहा करते थे। तो ध्यान रखिएगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के किस राजा के शासन काल में विस्तृत विवरण देखने को मिलता है। तो इलाहाबाद की जो प्रयाग प्रसिद्धि है, जिसकी रचना हरिसेन के द्वारा किया गया था संस्कृत लैंग्वेज में, इसमें हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की रचना प्रकार समतल पर्वत श्रेणी में हुई है, तो जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन है। देखिए हिमालय का ध्यान रखिएगा कि सबसे ऊपर तो आपका बृहद हो जाएगा, उसके बाद निम्न या फिर मध्य हिमालय, उसके बाद आपका आ जाएगा शिवालिक। जो अगर नया पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा शिवालिक हिमालय हो जाएगा। अगर सबसे पुराना पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका बृहद हो जाएगा, जिसे हम लोग ग्रेटर हिमालय के नाम से, या फिर हिमाद्री हिमालय, या फिर आपका उत्तरी हिमालय के नाम से जानते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु हिमालय श्रेणी पेड़ों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसे हम लोग मर्ग या फिर गुलमर्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय की चोटियों के पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम को बताइए। यहाँ से पूरब से पश्चिम पूछा गया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से पूरब पश्चिम पूछा गया है, यहाँ पे उल्टा हो गया है। पूरब में यहाँ पे नामचा वर्मा हो जाएगा, उसके बाद कंचनजंगा मकालू हो जाएगा, उसके बाद आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, उसके बाद मंशालू हो जाएगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, फिर कामेत, नंदा देवी, फिर नंगा पर्वत। ये आपका पश्चिम से पूरब लिखा गया है, और आप लोग उलट के पढ़ते हो ना तो ये आपका पूरब से पश्चिम हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है। तो ये सभी के सभी जो है ना ये आपका हो जाएगा वलित पर्वत के उदाहरण हो जाएगा। वहीं पे अगर रॉकी की बात करते हैं तो रॉकी पर्वत आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। इसकी सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखिएगा माउंट एल्बर्ट हो जाएगा। वहीं पे एंडीज ध्यान रखिएगा ये आपका दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा, और इसकी सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखिएगा ये आपका माउंट एकांगुआ हो जाएगा, जो कि अर्जेंटीना में देखने को मिलता है। वहीं पे एटलस ध्यान रखिएगा उत्तरी अफ्रीका में हो जाएगा। आल्प्स आपका हो जाएगा मध्य यूरोप में, और हिमालय तो आपको पता ही है जो कि हमें भारत और नेपाल वाला एरिया में देखने को मिलता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ी किस देश में अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका अमेरिका के पूर्वी भाग में अवस्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पे अवस्थित है। देखिए अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, जो कि आपका पूर्वी अफ्रीका खास करके आपका तंजानिया देश के आसपास में अवस्थित है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाता है पिरेनीस पर्वत। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिण अमेरिका में जो एंडीज है ना वो किस पर्वत का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका वलित पर्वत का उदाहरण है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढाल में गर्म हवा जो चलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसे हम लोग चिनूक हवा के रूप में जानते हैं, खास करके हमें कनाडा वाले एरिया में देखने को मिलता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपका माउंट
एकांक हुआ हो जाएगा, जो कि आपका अर्जेंटीना देश में अवस्थित है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। वैसे एंडीज पर्वत से ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का वलित पर्वत है और ये हमें साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका 70 क्वेश्चंस कवर करवा दिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके जितने भी PDF है ना, आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा आंसर के साथ, तो आप लोग जाके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।